पार्टी का जो मतदाता था वो भी मजबूती से इकट्ठा हुआ और जो बीजेपी का वोट बैंक था, जो उन्होंने नया तैयार किया था लाभार्थी, वो भी मजबूती से उसने वोट डाला है। अब परिणाम आने जा रहे हैं, आप देखेंगे ही। लेकिन लड़ाई बहुत अच्छी है, अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है और इसको सबसे बड़ी बात है, इसको दुकोड़ी कर दिया है। बिल्कुल लड़ाई सीधा चुनाव हो गया, सीधा। मिश्रा सर, मुझे लगता है कि पहले 2007 की तरह से जी बीएसपी की चर्चा फिर मीडिया में लोग करना बंद कर रहे हैं जी। नहीं भूलना है ये कि 2007 में 30 से 35 सीट बीएसपी की दिखाई जा रही थी, लेकिन हम फुल बहुमत में आ गए। ये सिर्फ अनुमान है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल, एग्जिट पोल अक्सर जो है, एग्जिट पोल अक्सर गलत साबित होते हैं। एग्जिट पोल बिल्कुल 2017 में भी गलत साबित हुए हैं, 2017-2007 में भी हुए हैं एग्जिट पोल गलत साबित, और 2007 में तो इतनी बुरी तरीके से गलत साबित हुए कि 30 से 35 सीट बीएसपी के दिखाने के बावजूद हम फुल मैंडेट में आ रहे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ गए। तो अभी भी जल्दबाजी ये करने की जरूरत नहीं है कि दो कौड़िया चुनाव है, ये दो कौड़िया नहीं है, त्रिकोणीय चुनाव है। त्रिकोणीय चुनाव में बसपा ग्रास रूट लेवल पे बहुत स्ट्रांगली से तरीके से चुनाव लड़ा है इन्होंने। चाहे बहन जी ने जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हर वर्ग की भागीदारी दी है, जिस तरीके से हमारी सोशल इंजीनियरिंग और मुद्दों पर हम पॉलिटिक्स करते हैं, हम छीटाकशी नहीं करते हैं कि गर्मी निकाल देंगे, सर्दी निकाल देंगे या 10-20 की बात नहीं करते। ये सारे मुद्दे हमारे नहीं थे, लोग विकास को याद कर रहे हैं। इसीलिए जिस तरीके की चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी द्वारा लफाजी की गई, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता दे चुकी है। ईवीएम में परिणाम बंद हो चुके हैं। ये अब हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, और अनुमानों पर मुझे लगता है कभी भी हर चीज खरी उतरी है आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार अनुमान फेल होते नजर आते हैं। वही इस बार भी होगा। हम रमेश ठाकुर के पास चलेंगे। रमेश जी, बात आई गर्मी निकाल देंगे, ठंडी सर्दी हो जाएगी, धुआं उड़ जाएगा, तमाम सारी बातें आती रही। ये मुद्दे कितने कारगर रहे? क्या जनता ने इसको खारिज कर दिया? हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को क्या जनता ने खारिज किया? कौन से मुद्दे ऐसे रहे जिन पर लोगों ने वोट किया और कुछ जगहों पर बहुत जम के वोट किया? देखिए बीरेन जी, मैंने पहले ही सेगमेंट में ही कहा, जो मुद्दे इस बार जो उठे हैं उनकी अवधि और म्याद ज़्यादा लंबी नहीं रही है। आपने कहा हिंदू मुस्लिम करने का, तो मुझे लग रहा 3 ऐसे जोर मारे गए। हिंदू मुस्लिम हिजाब वाला भी मुद्दा आ गया, और जब अमित शाह साहब आते हैं तो उन्होंने भी कहा कि दंगे भूले नहीं। तो इस तरीके कई सारे पड़ाव आए थे कि उन मुद्दों को पिछले मुद्दों से मैच करा जाए, लेकिन अंततोगत्वा ऐसा हो नहीं पाया। फिर बात आ जाती है कि इस बार का जो दो नज़रिए से हमें चुनाव को देखना पड़ेगा। जो 2017 का जो एक मैंडेट था और उसके बाद जो वोटिंग हुई है, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी, और मौजूदा समय की जो वोटिंग है, दोनों की अगर तुलनात्मक आप देखो तो मुझे लग रहा है आसपास ही रहता है। तो ये कहा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा वोटिंग होती तो सत्ता विरोधी कही जाती है। तो ऐसा इस बार बिल्कुल समझ से परे है कि कहीं पे भी जहाँ पे 56% होता था वोटिंग, तो मुझे लग रहा है वहाँ 55 के अंतर्गत ही रह गया। हमारा बरेली मंडल, जब पीलीभीत वगैरह जो हमारा जिला है, तो यहाँ पे वोटिंग बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन इस बार कि ये जो गर्मी सर्दी वाला मुद्दा था, ये नफा या नुकसान हुआ? क्या हुआ इससे? निश्चित रूप से इससे नुकसान होगा। देखो वीरेंद्र जी, ये बात समझ लो, चाहे गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, हमें मालूम है जब चौपालों में जब चर्चाएं होती हैं, मुझे लग रहा पॉलिटिकल चर्चाएं जो शहरों में से ज़्यादा कम मुझे लग रहा गाँव में होती हैं। तो उनकी भी एक राजनीतिक समझ होती है। वो समझ ये कहती है कि सामने वाला कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सोचता है और किन बातों में हमें उलझाने की कोशिश करता है। क्योंकि गांव में मीठा भी पान खाया जाता है और सादा भी पान खाया जाता है। मीठे पान की रेलेवेंसी क्या होती है? जब कुछ ज़्यादा खा लिया जाता है तो उसके बाद में मीठा पान खाया जाता है, और सादा पान तो हमेशा से खाया जाता है। लेकिन दोनों का फर्क होता है अपने आप में। इस बार का जो चुनाव मुझे लग रहा है, जो तीसरा जो चौथा जब चरण संपन्न हो गया, बीरेन जी, अगर आप गौर से देखें, जो बड़े हतोत्साहित जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिखाई दे रहे थे, वो चेहरा उनका मतलब मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउन होता दिखा। अभी आपने YTNI की सुनाई, जो योगी साहब सुना रहे थे,
चेहरे का आप बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। अब यही पैरेलल अगर आप देखो दूसरी समाजवादी पार्टी, वो पता नहीं उनके अंदर क्या ऐसा कॉन्फिडेंस है, पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम लोग इस बार चुनाव पूरी बाजी हम लोग मार के जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, वो तो 10 तारीख ही बताएगा कि स्थिति किनकी मजबूत है क्या है। लेकिन जो आज जो काशी में जो वोटिंग हुई है, तो उम्मीद यहाँ पे थी कि जिस तरीके से प्रचार करा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी जब से इन्होंने यहाँ पे कदम रखा है, विकास की गंगा बह दी है, तो हमें ये लग रहा था कि 60 से ऊपर जाएगा, 65-70 तक जाएगा। लेकिन आज ओवरऑल जो सारे सीटों पे जो वोटिंग हुई है उससे भी कम रह गई। तो ये स्थितियां बताती हैं कि आप ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि अभी आपको 2 दिन और काटने हैं। हो सकता है इसके बाद में स्थितियां कैसी हों। अभी भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से बसपा के साथ कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अभी आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि पूरे चुनाव में अगर आप देखो तो आपके किसी बड़े नेता ने बसपा के किसी बड़े नेता के ऊपर कटाक्ष नहीं करा। हो सकता है कल आपको जरूरत पड़ जाए। अगर ऐसी भी स्थिति बन गई कि असेंबली पड़ गई, तो मुझे लग रहा है बसपा के अलावा मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई चारा है नहीं। इसलिए पार्टी के लाइन से रखी जाए, कड़वाहट कम रखी जाए। अभी दोस्ती के तमाम सारे नए अवसर बनेंगे। लेकिन आज का जो चुनाव था महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से था कि एक ओर पे अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र था, एक छोर पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उनका। इन दोनों इलाकों से क्या संदेश आया, किस तरह के एक समीकरण बनेंगे, जीत हार होगी? डीआर साहब, आपकी राय में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये जो गर्मी सर्दी वाला मामला जहाँ से शुरू हुआ था, फिर वो बुलडोजर पे आया, फिर वो जाके संगम के तीरे तक पहुँचा, गोमती से होते हुए आगे बढ़ता गया। तो ये जो परिस्थितियाँ बदलती गई, अब ये किस ओर संकेत कर जा रहा है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, असेंबली इलेक्शन जो है कभी कभी स्थानीय मुद्दों पे भी होता है। तो स्थानीय मुद्दों पे इस बार जो बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आपने देखा होगा 2019 में भी कांग्रेस ने छुट्टा जानवर की बात की थी, और उसके बाद भी आपने देखा होगा कि वो उसका असर भी नहीं पड़ा। लेकिन इस बार 2022 में आपने 5वें, 6ठे, 4थे चरण में, 7वें चरण में भी आपने देखा होगा बहुत असर पड़ा है। और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहराइच में भी उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, इसके लिए नीति लाया जा रहा है। और योगी जी ने कहा कि भाई हम 900 रुपया तक देंगे, और अखिलेश जी ने कहा कि भाई हम तो 5 लाख तक उसकी भरपाई देंगे। तो ये तो एक मुद्दे हैं, उसमें तो हम इसको देखें तो मुद्दों को प्रति एक एक्सेप्टेंस या इसको स्वीकार करना, वो भी कहीं ना कहीं एक जो सरकार की दल जो सत्ता में थे उनके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। और उसमें बात ब्रजेश जी ये बताइए कि ये जो फ्री का राशन, ये लाभार्थी वोट बैंक, मकान, ये जो सरकार की योजनाओं का सीधे लाभ मिला है लोगों को, इसने कितना गेम चेंजिंग ये साबित हुआ है, कितना वोट दिलाया बीजेपी को? इससे बड़ी उम्मीदें थी। देखिए, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली बात तो जो मुस्लिम मतदाता है और इनका जो कैडर है समाजवादी पार्टी का, विशेष रूप से यादव मतदाता भी, मैं जब दौरे में गया तो वो अपने तर्क देते हैं कि साहब इसका ये जो आवारा पशु हैं वो ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन और जो राशन दिया जा रहा है वो 5 किलो। लेकिन जो अन्य मतदाता था, जो अन्य पिछड़े वर्ग जो इनके साथ जुड़ा रहा था, उसमें बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और ये जो है ये काफ़ी गेम चेंजर रहा है। अशोक पांडे जी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी आपके नेताओं को उत्तर प्रदेश में फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए, पूरी फौज उतारनी पड़ी, बड़ा पसीना बहाना पड़ा। अब परिणाम को लेकर क्या चल रहा है? देखिए वीरेंद्र भाई, मूल बात है कहीं भी छोटा चुनाव भी होता है, किसी प्रदेश में चुनाव होता है, तो प्रधानमंत्री से लेके बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग किसी से भयग्रस्त होके नहीं, बल्कि हमारी आदत में है कि हमारा बड़ा आदमी से बड़ा नेता भी एक समान भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री से, मंत्री से लेके छोटा कार्यकर्ता भी मेहनत किया है, और वो मेहनत 10 तारीख को रंग लाएगी। चलिए, हमारे साथ दुबे जी, अनिल दुबे जी, उत्तर प्रदेश में जनादेश तय हो चुका है, परिणाम आना शेष है। जनता किस तरह का आशीर्वाद देगी, कितनी सीटें आप जीत सकते हैं? बजरंग जी, 300 पार। जिस तरह पहले चरण में जनता ने शुरुआत की थी
पहले चरण में जिस तरह से दिया, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के सारे चरणों के ट्रेंड निर्धारित हो गए और वही जो ट्रेंड पहले चरण में चला वो 7वें चरण तक बरकरार रहा। हर चरण में जो है गठबंधन जीतता हुआ चला आ रहा है और पूर्ण बहुमत के साथ, बहुमत से अधिक सीटें हमको मिल रही। 300 के अंदर या 300 के पार नहीं, जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा, जिस तरह का रुझान रहा, जिस तरह से गठबंधन के नेताओं का स्वागत उत्तर प्रदेश की जनता ने किया, रोड शो में जिस तरह भीड़ उमड़ी, सभाओं में जिस तरह लाखों लोग आए, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 300 के पार गठबंधन जो है जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। 10 तारीख को पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। फिलहाल एग्जिट पोल को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि एग्जिट पोल कोई अंतिम सत्य नहीं है। भारत समाचार किसी भी इस तरह के फैसले को, किसी भी इस तरह के ऐलान को, किसी भी इस तरह के प्रेडिक्शन को, अभी कोई भी ऐलान हम नहीं करते हैं। भारत समाचार जनता की राय का इंतजार करेगा, 10 मार्च का इंतजार करेगा और उस दिन हम दर्शकों को सीधे बताएंगे कि यूपी में किसकी सरकार बन रही है। बहरहाल आप सभी दर्शकों का